नमस्कार, मैं हूं गगनदीप मिश्रा और आप देख रहे हैं ईटी भारत। आज हम उस माफिया की बात करेंगे जिसने पूर्वांचल में विभत्स हत्याकांड को लेकर चर्चा में रहा है। एक ऐसा अपराधी जिसके सीने पे एसटीएफ की 9 गोलियां लगीं। डॉक्टर ने उसको मरा हुआ घोषित कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, लेकिन कुछ देर बाद वो जिंदा निकला। मुन्ना बजंगी। मुन्ना बजंगी वो नाम है जिसने पूर्वांचल में एक खौफ लोगों के बीच में सीने में दाखिल कर दिया था। मुन्ना बजंगी के पीछे तमाम ज़िलों की पुलिस लगी हुई थी। वो दौर था 1998 का, जब एसटीएफ की टीम श्री प्रकाश शुक्ला, जो एक और माफिया था पूर्वांचल में, उसकी दहशत है, कई हत्याओं को वो भी अंजाम दे चुका था, उसको पकड़ने के लिए या फिर उसका एनकाउंटर करने के लिए एसटीएफ का गठन किया गया था। उसी समय आज मुन्ना बजंगी भी काफ़ी चर्चा में आ चुका था। एसटीएफ की टीम श्री प्रकाश शुक्ला को ढूंढने के लिए दिल्ली में डेरा डाले हुई थी। श्री प्रकाश शुक्ला मिल नहीं रहा था। अब एसटीएफ ने सोचा कि जब समय बचा हुआ है और कुछ खास ज़्यादा इनपुट्स नहीं मिल पा रहे हैं श्री प्रकाश शुक्ला को ढूंढने के लिए, तो क्यों ना कुछ अन्य जो अपराधी हैं उनको ढूंढने की कवायद की जाए। उसी समय एसटीएफ को एक इनपुट मिलता है कि मुन्ना बजंगी कुछ आर्म्स डीलर के साथ मिलकर कुछ नई योजना बना रहा है। दिल्ली में 3 अधिकारी पहले से ही एसटीएफ के मौजूद थे। इनपुट मिला, उनको ट्रेस किया गया और ट्रेस में पता चला कि मुन्ना बजंगी हरिद्वार से दिल्ली आ रहा है। एसटीएफ की एक टीम रवाना होती है हरिद्वार। हरिद्वार से मुन्ना बजंगी और उसका एक साथी था हितेंद्र गुर्जर, जो आर्म्स डीलर था, और वो दोनों हरिद्वार से दिल्ली आ रहे थे। उसी समय जब एसटीएफ ने उनकी टीम को पीछा कर रही थी, और क्योंकि 3 टीम वहाँ पर पहले से मौजूद थी दिल्ली में, तो 2 टीम पहले से ही दिल्ली में डेरा डाले हुई थी और एक टीम हरिद्वार गई थी। लगातार हितेंद्र गुर्जर और मुन्ना बजंगी का पीछा कर रही थी टीम। तभी समयपुर बादली एक जगह है दिल्ली का, जो लगभग दिल्ली और यूपी का एक बॉर्डर माना जाता है। वो इलाका था, करीब 250 किलोमीटर का ये पूरा रेंज था कि हरिद्वार से जब दिल्ली आए थे। उस समय 2 टीम जो पहले से इकट्ठा हुई थी, उन्होंने मुन्ना बजंगी और हितेंद्र गुर्जर को घेर लिया, और जो पीछे से टीम उनके साथ चल रही थी वो गाड़ियों से उतरते हैं और अंधाधुंध गोलीबाजी करने लगते हैं। फायरिंग होती है, मुन्ना बजंगी और हितेंद्र गुर्जर की तरफ से फायरिंग की जाती है, जिसमें दिल्ली पुलिस का एक सिपाही था, उसके हाथ में गोली लगती है, घायल हो जाता है। एसटीएफ तब तक दिल्ली पुलिस की मदद चाहती थी और दिल्ली पुलिस के लोग आ ही रहे थे। तभी एसटीएफ की एक गोली मुन्ना बजंगी के लगती है और मुन्ना बजंगी गिर जाता है। 2 गोलियां हितेंद्र गुर्जर के लगती है, लेकिन मुन्ना बजंगी तुरंत वहां से उठता है और एक बार फिर से फायरिंग शुरू कर देता है एसटीएफ के ऊपर। एसटीएफ और फायरिंग करता है और करीब 9 गोलियां मुन्ना बजंगी के सीने को आर पार कर जाती हैं। इसी बीच दिल्ली पुलिस आ चुकी थी, क्योंकि दिल्ली पुलिस का एक सिपाही जो पहले से समयपुर बादली में जो पेट्रोल पंप था वहाँ मौजूद था, तो उसको लेकर और हितेंद्र गुर्जर और मुन्ना बजंगी की बॉडी को लेकर एसटीएफ निकल जाती है राम मनोहर लोहिया संस्थान, जो दिल्ली में मौजूद है। वहाँ पर जो सिपाही था उसका इलाज शुरू किया जाता है। हितेंद्र गुर्जर और मुन्ना बजंगी की नब्ज़ जो थी वो डॉक्टर चेक करता है। डॉक्टर कहता है कि दोनों मर चुके हैं। अब हितेंद्र गुर्जर और जब मुन्ना बजंगी की मौत की खबर एसटीएफ सुनती है तो काफ़ी खुश हो जाती है। आनंद फानंद में लखनऊ में बैठे अधिकारियों को, उच्च अधिकारियों को बताया जाता है कि श्री प्रकाश शुक्ला तो अभी नहीं मिला है, लेकिन उसी जैसा एक अपराधी जो पूर्वांचल में काफ़ी दहशत मचाए हुए था, जौनपुर में कई बड़ी हत्याओं को अंजाम दे चुका था, जौनपुर की जेल के गेट के बाहर एक भाजपा नेता और उसके गनर की हत्या कर चुका था, वो मुन्ना बजंगी एसटीएफ के एनकाउंटर पे मारा गया। अब पूरा एसटीएफ खुश था। पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेज दिया गया। हितेंद्र गुर्जर और मुन्ना बजंगी की बॉडी मोर्चरी मुर्दा घर पे रखी हुई थी। फ़ोन पे बात ही हो रही थी, क्योंकि उस समय उतना मोबाइल फ़ोन का ज़माना नहीं था, तो लैंडलाइन जो वहाँ पर लगा था अस्पताल में, वहाँ से बातचीत हो रही थी। तब तक स्ट्रेचर पर मुन्ना बजंगी की बॉडी को लेकर वहाँ पर मौजूद एक वार्ड बॉय दौड़ता हुआ आता है और चिल्लाता है, डॉक्टर साहब ये तो अभी जिंदा है। ये सुनकर एसटीएफ के लोग हक्का बक्का रह जाते हैं, क्योंकि मामला ऐसा था, वो लखनऊ में बता चुके थे कि ये मर चुका है, अब ये जिंदा निकला है। आनंद फानंद में, क्योंकि डॉक्टर अस्पताल था, अब एसटीएफ कुछ कर भी नहीं सकती थी। अस्पताल के डॉक्टरों ने तुरंत उसको आईसीयू में ले जाते हैं। आईसीयू में जाते हैं, उसका इलाज चल रहा होता है। तब तक उस बीच, क्योंकि ये खबर आग की तरफ फैल चुकी थी कि मुन्ना बजंगी
कि एनकाउंटर हुआ है। और ये भी खबर फैल चुकी थी कि मुन्ना बजंगी अभी जिंदा है, इलाज चल रहा था, आईसीयू में उसका ऑपरेशन हो रहा था। उसी बीच कुछ बड़े नामी गिरामी वकील अस्पताल पहुंच जाते हैं और ये कहते हैं, वो भी एक सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर के साथ, वो ये कहते हैं कि ऑर्डर में जो लिखा था कि इस मुन्ना बजंगी का जितना भी इलाज होगा अस्पताल में, वो पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग उसकी होगी। और क्योंकि उन्हें शक था कि मुन्ना बजंगी के साथ कुछ गलत हो सकता है, इसीलिए वो पूर्ण रूप से एक आदेश लेके आए थे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे निर्देश था कि उसकी पूरी वीडियोग्राफी होगी। अब एसटीएफ के लोग कुछ कर नहीं सकते थे, वीडियोग्राफी हुई, उसका ऑपरेशन हुआ। 8 गोलियां डॉक्टर ने उसके सीने से निकाला, मुन्ना बजंगी के सीने से। लेकिन एक ऐसी गोली थी जो मुन्ना बजंगी के दिल के बिल्कुल करीब धंसी हुई थी। जब मुन्ना बजंगी का ऑपरेशन हो चुका और मुन्ना बजंगी, क्योंकि वो गोली डॉक्टर ने नहीं निकाली, इसीलिए 8 गोली बता रहे हैं कि 8 गोली केवल निकाली थी। 1 हफ्ते तक मुन्ना बजंगी अस्पताल में भर्ती रहा। उसके बाद डॉक्टर ने उसका चेकअप किया और डॉक्टर ने ये बताया कि आपके सीने में 1 गोली और धंसी हुई है, उसको क्या निकाल लिया जाए, क्योंकि अगर निकालते हैं तो 20% उम्मीद रहेगी कि आपकी जो जान है वो जा सकती है, क्योंकि दिल के बिल्कुल करीब था। उस समय इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी कि ये लेज़र ऑपरेशन होता और गोली आराम से निकल जाती। अब मुन्ना बजंगी चाहता था जीना, क्योंकि उसने जराइम की दुनिया में इतना नाम कमाया हुआ था और वो नहीं चाहता था कि वो इतनी ऐसी मौत मरे। तो उसने मना कर दिया कि नहीं, मुझे ऑपरेशन नहीं कराना है। अब एसटीएफ के लोग, क्योंकि वहाँ पे वकील मौजूद थे और मुन्ना बजंगी जीवित था, मुन्ना बजंगी को अस्पताल से हटाकर उन्हें दिल्ली जेल भेज दिया गया। मुन्ना बजंगी कहा जाता है कि इतना शातिर अपराधी था, क्योंकि जब वो हत्याएं, मुन्ना बजंगी के बारे में कहा जाता है कि जब वो 14 साल का था उसने पहली हत्या की थी। पहली हत्या अपने पाटीदार ही थे, उनके कोई भुल्लन चाचा हुआ करते थे, उन्होंने उनको सामूहिक रूप से गालियां दे दी और एक अवैध असलहा, क्योंकि मुन्ना बजंगी को पहले ही लत पड़ गई थी अवैध असलहों की, तो अवैध असलहा से अपने भुल्लन चाचा की हत्या कर दी। उसके बाद जराइम की दुनिया में एंट्री की, कई हत्याएं की, उसका नाम पूर्वांचल में फैलने लगा। मुख्तार अंसारी ने उसको अपना शूटर बना लिया। लेकिन वो जो गोली थी वो अभी भी मुन्ना बजंगी के सीने में दफन थी। मुन्ना बजंगी नहीं चाहता था कि उस गोली को निकाला जाए। 1998 में ये एनकाउंटर हुआ था, जब एसटीएफ का दिल्ली में हुआ था। बागपत जेल में जब वो पकड़ा गया है मुन्ना बजंगी दोबारा, बागपत जेल में जब उसको लाया गया था, वो तारीख थी 9 जुलाई 2018। बागपत में सुनील राठी जो उसका प्रतिनिधि था, वो भी पश्चिम उत्तर प्रदेश का बड़ा अपराधी था। बागपत जेल में जब सुनील राठी ने गोली से हत्या कर दी थी मुन्ना बजंगी की, उसके बाद जब पोस्टमार्टम हुआ तो वो गोली जो 20 साल पहले एसटीएफ की लगी थी, उसको डॉक्टरों ने निकाला था, क्योंकि अब मुन्ना बजंगी की हत्या हो चुकी थी, मौत हो चुकी थी। तो मुन्ना बजंगी जिसने इतने साल तक, मतलब 20 साल से ज़्यादा, हम कह सकते हैं कि 3 दशक तक पूर्वांचल में राज किया, मुख्तार अंसारी के साथ रहा, मुख्तार अंसारी का सबसे करीबी भी रहा और एक समय मुख्तार अंसारी का सबसे बड़ा दुश्मन भी रहा, क्योंकि मुख्तार की तरह मुन्ना बजंगी को भी एक महत्वाकांक्षा थी राजनीति में उतरने की। उसने कई बार चुनाव लड़ाया भी और लड़ा भी, लेकिन सफलता नहीं मिल सकी। तो जो 3 दशक तक राज करता रहा, उसकी किस्मत 1998 में इतनी प्रबल थी कि एसटीएफ की 9 गोलियां लगने के बावजूद वो जिंदा निकला। और 3 गोलियों लगने वाला हितेंद्र गुर्जर, जो उस समय हरिद्वार से दिल्ली तक मुन्ना बजंगी के साथ निकला था, उसकी मौत हो गई। तो ये कहानी उसी मुन्ना बजंगी की थी, जिसको 9 गोलियां लगी और 9 गोलियों के लगने के बाद पोस्टमार्टम हाउस जाकर वापस जिंदा लौटा।